नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। साथियों, जब हम इतिहास शब्द को देखते हैं या इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इतिहास का अर्थ होता है अतीत के बारे में जानना। अगर हम इतिहास शब्द का संधि विच्छेद करें, इति धन हा धन आस, इतिहास, इसका अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इतिहास का क्या अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ, यानी ऐसा निश्चित रूप से हुआ। साथियों, किसी भी प्रकार का इतिहास अतीत या बीते हुए समय को जानने का एक साधन है। क्या है? किसी भी प्रकार का इतिहास हो वो अतीत या बीते हुए समय को जानने का साधन है, माध्यम है। साथियों, शब्द आता है अतीत। क्या है साथियों? अतीत से तात्पर्य है किसी भी देश समाज की सभ्यता एवं संस्कृति से है। उस देश की सभ्यता कैसी है, उस समाज का संस्कृति कैसी है, यानी अतीत का तात्पर्य किसी समाज राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति से है। तो वह अतीत। अब सभ्यता और संस्कृति, साथियों, किसी भी समाज या देश की पहचान की बात करें, जैसे अपना भारत है तो अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए जाना जाता है। किसी भी समाज या राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से होती है। अब ये संस्कृति और सभ्यता है क्या? क्या संस्कृति? साथियों, संस्कृति नाम आपने कई जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, शायद आप संस्कृति से परिचित भी हो। क्या होता है संस्कृति? साथियों, जब हम किसी देश या समाज की संस्कृति के बारे में बात करते हैं या संस्कृति को जानना चाहते तो हम क्या जानते हैं कि वहाँ निवास करने वाले लोग या मानव क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या करता है, उसका रहन सहन कैसा है। संस्कृति में इन सब पहलुओं का अध्ययन, इन सब पहलुओं को देखा जाता है। इन मानव का रहन सहन, उसका पहनना, उसने क्या पहना, क्या पहनता था, क्या खाना खाता था। इसी प्रकार सभ्यता, साथियों, सभ्यता में मानव के उन भौतिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे मानव कहाँ रहता था, किस तरह कार्य करता था, कहाँ नदियों के किनारे रहता था या पहाड़ों पर रहता था या मकानों में रहता था या झुग्गी झोपड़ियों में रहता था। मकान कैसे बने थे? मिट्टी के थे, पत्थर के बने थे या ईंटों के बने थे, या मानो फिर जंगलों में रहता था। साथियों, इस प्रकार इस बारे में जाने तो इसे सभ्यता कहते हैं। ये तो हुई हमारी सभ्यता और संस्कृति। अगर हम इतिहास की बात करें तो साथियों, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा है: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। देखना जरा, इतिहास
अध्ययन की दृष्टि की बात करें तो मध्य प्रदेश को इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास। लेकिन वास्तविकता की दृष्टि से इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। वास्तविकता से देखें तो 3 भाग कौन कौन से हैं जो साक्ष्य के आधार पर हैं, दिए गए हैं कि ऐसा पहले हुआ है। जैसे प्रागैतिहासिक काल, कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। साथियों, जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं साथियों, वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर सुनना, वह कालखंड जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल, अगर प्रागैतिहासिक काल की एग्जाम्पल की बात करें जैसे पाषाण काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, वह कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया, ऐसे काल को अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हड़प्पा, हड़प्पा काल के साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल साथियों, वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले भी हैं और उन्हें पढ़ा भी गया, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक काल, क्या? वैदिक काल। इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर हम पाषाण काल की बात करें साथियों, पाषाण काल को मध्य प्रदेश के इतिहास की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। हेडिंग डालिए, पाषाण काल। क्या? पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल को मध्य प्रदेश की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। देखना, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। साथियों, अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस काल से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं, जिन स्थानों से साक्ष्य मिले हैं, वो 2 स्थान बेहद महत्वपूर्ण हैं।
हथनोरा और भीमबेटका। कौन कौन से? हथनोरा और दूसरा है भीमबेटका। अगर हम हथनोरा की बात करें, हथनोरा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। कहाँ है? सीहोर जिले में। एक्चुअली में क्या हुआ, एच.डी. साकालिया जब नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे, यानी रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने कई जगह पर खुदाई की। खुदाई करते करते नर्मदा घाटी के अंतर्गत वो सीहोर में हथनोरा में खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें यहाँ पर एक मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला। हथनोरा में क्या मिला? मानव खोपड़ी का जीवाश्म। मानव खोपड़ी का क्या मिला? जीवाश्म मिला। इसकी खोज किसने की थी? एच.डी. साकालिया। यानी हथनोरा किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से। कहाँ है? सीहोर जिले में है। यहाँ से क्या मिला? मानव की एक खोपड़ी मिली, यानी खोपड़ी का जीवाश्म मिला। किस घाटी क्षेत्र में खुदाई की? नर्मदा घाटी क्षेत्र। किसने की? एच.डी. साकालियन। ये सब क्वेश्चन एक एक करके पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। दूसरा है भीमबेटका। साथियों, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? साथियों, यह शैल चित्र कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुफा है, भीमबेटका एक गुफा है। इस गुफा में चित्र मिले हैं, कलाकृति चित्रों से बने हुए हैं, यानी इस गुफा में चित्र बने हुए हैं। इसलिए प्रसिद्ध है, कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकलाकृति, चित्रकला आकृति, चित्रकलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि भीमबेटका में जो चित्राकृति पाई गई, यहाँ इस चित्राकृतियाँ बनाने में सर्वाधिक मुख्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया? तो उस रंग का नाम है नीला। यानी यहाँ नीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया। और इसकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आता है। साथियों, विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे बकड़ाकर। श्री कृष्णधर बकड़ाकर। बकड़ाकर ने भीमबेटका की खोज की। हाँ, सन की बात करें कि किस सन में खोज की, तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1958 में बकड़ाकर ने की थी। बकड़ाकर कहाँ संबंधित है? विक्रम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं। 2003 में, कब? 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। ध्यान देना, 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। अब हम देखेंगे मध्यपाषाण काल।
मध्य पाषाण काल। साथियों, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक स्थान है आदमगढ़। क्या? आदमगढ़। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पड़ता है। यहाँ से क्या मिला साथियों? आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पड़ता है। यहाँ से मध्य प्रदेश में पशुपालन के साक्ष्य मिले। क्या मिले यहाँ से? पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो B.R. जोशी ने आदमगढ़ की खोज की। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ स्थित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। यह मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य है। किस साक्ष्य है? मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य। ताम्र पाषाणकालीन, ताम्र पाषाण काल को भी देख लेते हैं। साथियों, ताम्र पाषाणकालीन अगर मध्य प्रदेश के सापेक्ष में ताम्र पाषाण काल को देखें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा जो नदियां हैं, इन नदियों की घाटियों में, इन नदियों के आसपास ताम्र पाषाणकालीन कुछ बस्तियां पाई गई। इन बस्तियों के साक्ष्य पाए गए। यह मालवा में उपस्थित हैं। ये सब नदियां मालवा से प्रभावित होती हैं, यानी ये बस्तियां भी मालवा में उपस्थित हैं। इसलिए ताम्र पाषाण काल को मालवा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण काल को मालवा संस्कृति के नाम से। मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है कि नदियां हैं वो इसी क्षेत्र में प्रभावित होती हैं, मालवा क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। वो इन नदियों के किनारे ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। वो ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां क्या है साथियों? और जो मालवा संस्कृति जो है यहाँ की उत्कृष्ट मृत भांडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट मृत भांड। यहाँ मृत भांडों से तात्पर्य है अच्छे बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अच्छे बर्तन बनाए जाते थे। साथियों, यहाँ वृषभ मूर्तियों के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? वृषभ। मालवा संस्कृति में वृषभ मूर्तियों के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन ऐसे बनता है, वृषभ मूर्तियों के साक्ष्य किस काल से मिले हैं या किस संस्कृति से संबंधित हैं? अगर संस्कृति के पूछे तो मालवा संस्कृति की इसका आंसर होगा। अगर काल की बात पूछे तो ताम्र पाषाण काल से वृषभ मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। पूछे मालवा संस्कृति किससे संबंधित है तो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। साथियों, अब इन नदियों के किनारे जो इन बस्तियां पाई जाती थी, अगर हम उन बस्तियों के नाम की बात करें, पूछ लीजिए तो कौन कौन सी बस्तियां थीं, तो जरा उन बस्तियों को देखिए। कैथा, नांगदा, कैथा, नांगदा, ये दोनों कहाँ थी? उज्जैन में थी। और इनकी खोज जो की थी बकड़ाकर ने की थी। किसने की थी? बकड़ाकर ने। विष्णुधर बकड़ाकर, यानी विष्णुधर बकड़ाकर ने इन बस्तियों की खोज की थी।
यहाँ की एक बस्ती और है जो बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, नावदा टोली। कौन सी? नावदा टोली। नावदा टोली साथियों ये खरगोन में स्थित है। अगर हम इसकी खोज की बात करें, इसकी खोज HD साकालिया ने की थी। HD साकालिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। साथियों उन्होंने दे दिए कैथा, नागदा और नावदा टोली। ये जो बस्तियाँ हैं इस किस काल से संबंधित? साथियों ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित। क्वेश्चन ये बनता है कैथा जो ताम्रपाषाण काल में बस्ती है, ये किस शहर की यानी किस जिले में अवस्थित है? तो है उज्जैन। ये दोनों उज्जैन में है। और नावदा टोली ये खरगोन में है। इसकी खोज की बात करें तो HD साकालिया ने इसकी खोज की थी। एक और आता है बेसनगर। ये भेसनगर बिरसा में है। बेसनगर वर्तमान का बिरसा। बेसनगर भी किस काल? ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ये तो हुआ हमारा ताम्रपाषाण काल। हेडिंग डालिए हड़प्पा काल। हम हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, मध्य प्रदेश के सापेक्ष में हड़प्पा सभ्यता को देखें। इसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। साथियों नोट लिखिए, मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के कोई भी साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं प्राप्त हुए हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव घटना चक्र में दिया हुआ है इसी काल से संबंधित कि लौह काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो नोट ही में लिख लीजिए कौन सा? लौह काल। नोट में लिख लीजिए लौह काल के साक्ष्य मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना। कहाँ से? जैसे दतिया है, ग्वालियर है, मुरैना है, भिंड। तो इन 4 जिलों से लौह काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा है। एक घटना चक्र का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ी होगी तो शायद उसमें दिया होगा। तो ये तो हुआ हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित, इतिहास से संबंधित प्रथम भाग। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।